चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका सेशन। तो दोस्तों क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम ऐसे ही पास हो जाएगा? यस, आंसर यही है, ऐसे ही पास हो जाएगा। बस दोस्तों थोड़ी सी प्रैक्टिस, लेकिन जो ये प्रैक्टिस होगी ये स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए दोस्तों, और यही आज के वीडियो का टाइटल है। एक्चुअल में आज हम जो फोकस करने जा रहे हैं, अगर हम अपने एग्जाम में देखें तो 3 या 4 मेजर सेक्शन है दोस्तों। कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज, आपका पैराजम्बल, एरर्स और फिलर्स। और इस पे दो जो कंसर्न है दोस्तों, एक का नाम है फिलर्स और एक का नाम है क्लोज टेस्ट। और ये जो है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट वोकैबलरी से ही रिलेटेड है। अब ऐसा नहीं है कि हम वो 5 या 6 क्वेश्चन का एक साथ फिलर्स अटेम्प्ट करें तो हम एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक्चुअल में जो एग्जामिनर है वो फिलर्स और क्लोज टेस्ट में बहुत बारीक डिफरेंस देता है, उसकी हमें स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों। तो यही आज हमारा टारगेट रहेगा। मैं बाकी लोगों की तरह मॉक टेस्ट पे काम नहीं करना चाह रहा हूँ, बिकॉज ऑफलाइन का टीचर हूँ, ऑनलाइन पढ़ाने आया हूँ, तो लेकिन जो स्ट्रैटेजी रहेगी दोस्तों वो हमेशा ऑफलाइन बेस पे ही रहेगी, क्योंकि रिजल्ट दोस्तों वही निकला। अब ऑफलाइन मेथड्स में ये कहा जाता है कि सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चल, कोई तुक्का नहीं मारेंगे दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप में आज हम छोटे छोटे फिलर्स या छोटे छोटे एक तरह से आप कहें क्लोज टेस्ट की एक प्रैक्टिस करने जा रहे हैं दोस्तों। और 20 क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करूंगा आपने अपना कॉपी और पेन कैरी कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज आज का सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आज मैक्सिमम स्कोर करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो 70% मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है, तो 20 के अकॉर्डिंग आपका स्कोर 14-15 होना चाहिए दोस्तों। और अगर इससे ऊपर आ जाए तो फिर दोस्तों मजे ही आ जाएंगे दोस्तों। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मैं थैंक्स कहूँगा बस। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो टाइटल है दोस्तों वो डबल फिलर्स पर है, फिर हम ट्रिपल फिलर्स भी करेंगे। फिर हम इस तरह से आप ये जो अप्रोच देखने जा रहे हैं दोस्तों, ये आपको मतलब मैं अपनी तारीफ तो नहीं करूँगा, लेकिन इतने सालों का एक्सपीरियंस है और बहुत रिजल्ट दिया है। बस वो कभी ऑनलाइन कैश करने की कोशिश नहीं करी दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाएंगे कि व्हाट आई विश टू से एक्चुअली। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपके लिए पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। एक टाइमर लगा देना बनता है। टाइमर जो है मैं ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा आपको, 30 सेकंड दूंगा दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आप ये बस एक वर्ड है कन्विंसिंग यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों उम्मीद करूंगा कि सही आंसर आएगा दोस्तों। फिर हम साथ साथ डिस्कस भी करके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको आंसर दूंगा। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैंने मॉक नहीं रखा है, इसलिए मैंने आप सबके लिए उनका मीनिंग भी रख दिया। अगर मीनिंग के बाद भी गलत हो रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब अभी लर्निंग को ढंग से कंसिडर करने की जरूरत है दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक सही हो गया होगा दोस्तों। 30 सेकंड में से ऑलमोस्ट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने सही कर दिया होगा। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन था, स्टार्ट करते हैं। अब उसने यहाँ पर वर्ड जो दिया है वो दिया है दोस्तों डेप्थ या सुपरफिशियल, न्यूएंस, इंट्रिकेट, क्लैरिटी। मीनिंग सबका क्लियर है दोस्तों। अच्छा, इससे आपकी वोकैबुलरी स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। बस थोड़ा सा वेट करें दोस्तों। ये 40-50 दिन आपको फेल नहीं होने दूंगा, ये कन्फर्म है। कोशिश 110% रहेगी दोस्तों। चलिए, न्यूएंस, क्लैरिटी, ब्रेविटी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तो हमारा कंजंक्शन का पॉइंट क्लियर होता है कि बोथ के साथ हमें एंड लगाते हैं दोस्तों। ये भी याद रखने वाली चीज़ें। क्लियर हो गया दोस्तों? अभी इन छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा पहला आंसर क्या जाता है। डेप्थ हमें क्लियर है, द डेप्थ ऑफ हिज आर्गूमेंट। और आर्गूमेंट की जो गहराई है, शायद हम आर्गूमेंट की गहराई ना कर पाए, तो मैं इसको तो काट देता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट, द नुएंस, सूक्ष्मता, मतलब काफ़ी, मतलब वो जो क्या कहेंगे हम उसको, ब्रीफ ऑफ हिज आर्गूमेंट वॉज बोथ इंट्रिकेट एंड कन्विंसिंग। हम इसको अभी मान लेते हैं कि यस हो सकता है। द क्लैरिटी ऑफ हिज आर्गूमेंट, तो बहुत अच्छी बात है। अब वो क्लैरिटी भी है और वो कंफ्यूजिंग भी है। तो दोस्तों ये तो मुझे लग रहा है कि यार ये तो थोड़ा सा ना आपस में एम्बिग्यूअस हो गया। और ब्रेविटी भी अगर हम कहें तो वो भी क्या कह रहा है, वही ब्रीफ,
समरी के सेंस में बात कर रहा है। अब ये हो सकता है द ब्रेविटी, इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, और हमेशा एग्जाम में भी ऐसे ही हो दोस्तों, आपको 4 में से 2 ऑप्शन काफी क्लोज लगेंगे। अब हम जो इसको कंसेप्ट सॉल्व करने का तरीका है, तो हम हमेशा हमेशा ध्यान रखिए टेल को पकड़िएगा दोस्तों। ये हमेशा एक कंसेप्ट आपको फॉलो करना होगा, आप हमेशा टेल को फॉलो करिए दोस्तों। अगर आप टेल फॉलो करते हैं तो ये बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। अगर आप टेल फॉलो करते हैं मतलब पूंछ पकड़नी है, और पूंछ का मतलब हो गया कि आपको कन्विंसिंग में जाना है दोस्तों। अब वो कन्विंसिंग है दोस्तों, क्लियर हो गया दोस्तों। अब वो जो कंसेप्ट है वो जो भी है वो कन्विंसिंग भी है, इस चीज को देखना है आपको। अब कॉम्प्रिहेंसिव भी है और कन्विंसिंग भी है, ये तो मतलब शायद सिमिलर हो गया दोस्तों। तुम्हारा राइट आंसर मिल गया दोस्तों, तुम्हारा पहला आंसर हो गया दोस्तों बी। उम्मीद करता हूँ कि आपका स्कोर सही रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आपका टाइमर लगा देते हैं। बेस्ट ऑफ लक गाइस। अच्छा, मीनिंग को कंसिडर करके चलिए यार, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। लास्ट में हम लाएंगे मॉक टेस्ट, बहुत बढ़िया वाला है। टारगेट सिर्फ पढ़ना है दोस्तों, और रिजल्ट पे फोकस रहेगा। चलिए ऑलमोस्ट 30-40 सेकंड दे दिए मैंने आपको। उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर सही आ गया होगा। चलिए, शी एग्जिबिटेड अ कैप्टिवेटिंग चार्म येट हर एक्शंस वर प्रेडिक्टेबल। अब हम इन सारे शब्दों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सबसे पहले क्या करना है भाई, उसने एग्जिबिट किया, मतलब एक तरह से प्रदर्शन करना। ठीक है दोस्तों। अब येट, अब इसमें जो दूसरा हमेशा ध्यान रखिए, जो कंजंक्शंस होते हैं, तो आपको एक और लॉजिक मिल गया। पहला लॉजिक तो आपको मिल ही गया था। हर बार एक लॉजिक बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, कि यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा लगता है ये साफ नहीं हुआ है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको कंजंक्शन पे काम करना है दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पर कैप्टिवेटिंग चार्म, एनिग्मेटिक चार्म, बिगाइलिंग, और ये तो खुद चार्मिंग है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया। ओके, सुपरफिशियल। अब सुपरफिशियल मतलब समथिंग एग्जिस्टिंग ओकरिंग ऑन द सरफेस। सुपरफिशियल मतलब जो हम ये कहें कि किसी सतह पर जाकर मतलब बिल्कुल एक रियलिटी की सेंस में। अब अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें, क्वेश्चन अच्छा है, इसको मतलब पेपर में भी ना ऐसा नहीं कि तुक्का में आना होता, क्योंकि हमें देखो क्लर्क बनना ही है इस बार। अब कैप्टिवेटिंग, पहले हम ऑप्शन पे आते हैं, शी एग्जिबिटेड अ कैप्टिविटी। पहले हम ना एलिमिनेट करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, फिर कंक्लूड करेंगे। मैं भी इस ढंग से करूंगा जैसे मैं ही एक स्टूडेंट हूँ, मुझे करना है, क्या करना चाहिए। तो उसने एक शो करा, चार्म मतलब एक तरह से अट्रैक्शन कहेंगे। शी एग्जिबिटेड अ कैप्टिविटी मतलब एक आकर्षित करने वाला, और जबकि हर उसके जो एक्शंस थे वो प्रेडिक्टेबल थे। अब अगर उसके एक्शन प्रेडिक्टेबल थे तो फिर उसने कैप्टिवेटिंग करने की क्या जरूरत थी। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया दोस्तों कि जो मेरा ये ऑप्शन रहेगा, कौन सा, ये जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों मेरा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी कहानी येट की आ गई दोस्तों। क्लियर, मतलब येट के बाद वाला जो चीज है वो भी मतलब पॉजिटिव नहीं है, एक तरह से डाउट में है। अगर हम ये कहें कि येट के बाद वाला भी जो है वो भी एक कंसेप्ट रहेगा, डाउट वाला रहेगा, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बनती है, या तो दोस्तों एनिग्मेटिक बनता है या मिस्टीरियस बनता है। यही 2 वर्ड हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। तो येट ने मुझे 2 ये आंसर ऑप्शन क्लियर कर दिए। अब या तो मैं बी पे जाऊं या डी पे जाऊं। अब वो मिस्टीरियस थे, मिस्टीरियस भी वही एनिग्मेटिक पजल्ड वाले थे। अब उसके एक्शन जो थे वो मिस्टीरियस थे या एनिग्मेटिक थे। और दूसरी तरफ शी एग्जिबिटेड,
सुपरफिशियल एनिग्मेटिक। तो उसने जो एक अपना चार्म दिखाया, अपना जो एक मोहक रूप दिखाया शी एग्जिबिटेड, तो वो सुपरफिशियल एनिग्मेटिक में से एक आंसर। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहला आंसर देते हैं हिंदी में आपके लिए रहस्य में, और दूसरे में कहता है समथिंग एग्जिस्टिंग और ऑकरिंग ऑन द सरफेस। तो शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। आप समझ रहे हैं कि दोस्तों एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही होता है दोस्तों। अब यही हमें वो ना काफ़ी क्लोज वाली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, यही हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। और अगर कभी 1-2 मार्क्स कम आए तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव होता है। चलिए, तो पहले इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों और थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए चलिए, टाइमर तो मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर देता हूँ। चलिए, आप जब तक स्टार्ट कर दें, वो एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है दोस्तों, आपको थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा। चलिए, आज दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, बाइक चला लो एक बार तो बाहर घूम के आ जाओ तो बस। चलिए दोस्तों, टाइम मुझे ज़्यादा दे दिया थोड़ा सा मैं पिछले वाले भी आपके 10 सेकंड थे। चलिए, द ऑर्केस्ट्रा प्लेड विद क्रिएटिंग ए एटमॉस्फेयर। भाई ऑर्केस्ट्रा स्पेलिंग याद रखना है, पेपर में आ जाती है कई बार। क्लियर? तो एक तो ऑर्केस्ट्रा की स्पेलिंग आपको याद रहनी चाहिए, तो ये आ गई आपकी ऑर्केस्ट्रा की स्पेलिंग। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्केस्ट्रा की स्पेलिंग आ गई दोस्तों, आपको याद हो जानी चाहिए। प्लेड विद क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर। अब अगर हम वर्ड देखें तो जैसा भी उन्होंने बजाया और फिर उसके बाद एक एटमॉस्फेयर हुआ। अगर हम कैकोफोनस को देखें तो बड़ा ही मतलब एक शोरगुल, कैकोफोनी सुना होगा, एसएससी में कई बार एग्जाम आया है। तो ऑर्केस्ट्रा ऐसा तो नहीं बजाएगी, ये तो गलत हो गया। डिसोनेंट का मतलब दैट इज डिस्कॉर्डेंट और इनहार्मोनियस, वही बिल्कुल, ये भी नेगेटिव हो गया। चलिए, ये 2 शब्द तो गलत हो गए दोस्तों पहली नजर में, प्राइमा फेसाई वो क्राइम के लिए यूज करते हैं। परसिशन और इनडिफरेंस। परसिशन मतलब सटीकता, मैंने थोड़ी थोड़ी हिंदी देने की कोशिश करी आपको। और इनडिफरेंस उदासीनता। अरे भाई, उदासीनता के बाद सुरीला तो नहीं हो सकता, तो आंसर इस बार डन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा आसान सा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ इस बार बिल्कुल सही आया होगा। चलिए डन, नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। अगले बार आते हैं दोस्तों, इसको रीस्टार्ट करते हैं। चलिए, इसको इरेज करते हैं आपके लिए। कोशिश करिए कि यही ये भी प्रैक्टिस चल रही है दोस्तों, विद मीनिंग। इसलिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हम ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होती है हमारी। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी स्टार्ट कर दो, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, ये मॉक करवा रहे हैं, वो मॉक करा रहे हैं। अरे यार, आप बच्चों को पहले थोड़ा सा गाइड तो करें, उसको स्टेप बाय स्टेप मोटिवेट तो करें। आप उसको डरा रहे हैं डायरेक्ट मॉक देके। चलिए, पूरा हो ही जाता है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस है, कोई बात नहीं दोस्तों, धीरे धीरे हम इसको भी कम करेंगे। चलिए करें स्टार्ट। पहला जो हमारा कंसर्न आ गया दोस्तों, पहला तो एक इंटेलिजेंस पर आ गया। हर बार में जो क्वेश्चन में वर्ड होता है उस पर काम करिए। 2 वर्ड आए हैं, इंटेलिजेंस और विट। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया है कि विट जो है वो समझदारी से रिलेटेड है। इसका मतलब जो भी नेगेटिव वर्ड है उसे तो उड़ा देते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? अब किसको उड़ा दें? तो सबसे पहले तो यार मुझे लगता है कि इसको उड़ा देते हैं, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि डल विट। ठीक है, और एक ऑब्ट्यूज का मीनिंग अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑब्ट्यूज का मीनिंग दिया वो ही स्लो टू अंडरस्टैंड, तो फिर विट नहीं होगा वो। तो इसका मतलब 2 चीजें आपस में कंट्रास्ट हो गई।
अब हमारे पास जो वर्ड है सैगेशियस बुद्धिमान और इंसिसिव तेज, ये बिल्कुल सही जा रहा है। और पर्सपिकेशियस अत्यंत बुद्धिमान, अरे आपकी वोकैब भी इंप्रूव हो रही है, आप ध्यान भी दे रहे हैं दोस्तों, हर बार कुछ वर्ड याद हो रहे हैं। क्लियर? अब यही हमारी स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों कि किस ढंग से आपको गाइड करना है। अब यहाँ पर हम किस पे जाएंगे? अब उसकी जो विट थी, उसकी चालाकी जो थी, उसकी मतलब एक कुशलता जो थी, हिंदी में कहें तो क्या कहें, सैगेशियस इंटेलिजेंस या पर्सपिकेशियस इंटेलिजेंस was matched by his incisive wit या sharp wit। तो दोस्तों अब दोनों में से बहुत क्लोज हो गया, क्या लगता है कि क्या लगाना चाहिए दोस्तों, इंसिसिव पे जाएं या शार्प पे जाएं? दोनों पहले वाले वर्ड जो है सैगेशियस बुद्धिमानी है और अत्यंत बुद्धिमानी है, तो क्या कहें? क्योंकि अब इंटेलिजेंस है तो सैगेशियस तो खुद ही बुद्धिमान होता है, और पर्सपिकेशियस जो होती है वो बुद्धिमानी के सेंस में यूज किया जाता है। तो दोस्तों हमारा आंसर मिल गया हमें, यही हमारा शार्प विट वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल ढंग से काम कर रहा है दोस्तों। चलिए, यही दोस्तों पेपर में होता है, बहुत क्लोज होती हैं ऑप्शंस, इसलिए आपको उसके जो यूजेस है ना उसको थोड़ा सा कंसिडर करना होता है। चलिए दोस्तों, पहले इसको इरेज कर देते हैं और आपके टाइमर को लगा देते हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ हद तक स्कोर सही जा रहा होगा, और अगर आपके 4 में से 4 सही आए हैं दोस्तों, तो फिर आपके लिए छोटा सा ड्रम है दोस्तों, धम धम धम। चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। वो जो 2-3 वर्ड है ना उस पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही निकलेगा दोस्तों आपका आंसर। जो पहला ब्लैंक होता है वो रीजन होता है, दूसरा जो ब्लैंक होता है वो रिजल्ट होता है, उसी ढंग से आपको कंसिडर करना होता है दोस्तों। चलेगा, इस टाइम आई होप पूरा हो गया ऑलमोस्ट आपके लिए। चलेगा, इस करते हैं स्टार्ट। अब हमें क्या क्या मिला दोस्तों? नेगोशिएशंस हैं, पहला शब्द पे ध्यान दीजिए, नेगोशिएशन। फिर कंडक्ट हुई है, डिप्लोमेसी की बात की गई है और आउटकम आई है, लेकिन वो बट के साथ आई है। जो कंजंक्शन है ना, इसको सबसे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये बट बता रहा है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या उसके अगेंस्ट जा रहा है। क्लियर? तो बट तो ऑब्वियसली आपको पता ही अगेंस्ट होता है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। द नेगोशिएशंस वर कंडक्टेड विद, डिप्लोमेसी समझते हैं ना, कूटनीति, डेलिकेट, टैक्टफुल, सब्टल और ब्लंट। मीनिंग सबके सामने क्लियर है। डेलिकेट मतलब एक तरह से सूक्ष्म, या डेलिकेट कहते हैं ना, कोमल, टैक्टफुल सब्टल सूक्ष्म, और ब्लंट समवन हु स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब नेगोशिएशंस किए गए, भाई नेगोशिएशन होता है आपस में तोल मोल करना। नेगोशिएट वो कह रहा है, जैसे कोई भी बात हो रही है, कह रहा है इतना, कह रहा है इतना नहीं, चलो भी नेगोशिएट करते हैं। अब हम क्या करें? लेकिन जो आउटकम था वो क्या रहा? अब जो नेगोशिएशन जो है वो अच्छे किए गए, लेकिन जो आउटकम था वो अच्छा नहीं रहा, यही मतलब हुआ। इसका मतलब हम यहां पर देखें तो 2 वर्ड हैं, क्योंकि नेगेटिव चला गया बट की वजह से, तो हमारे पास 2 वर्ड आ रहे हैं और 2 ही ऑप्शन बनते हैं हमारे पास। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव वर्ड आया। सो डेलिकेट और अनफेवरेबल, या सब्टल और अनप्रडिक्टेबल। अब इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा दोस्तों, क्योंकि बट की वजह से सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो द नेगोशिएशन वर कंडक्टेड विद डेलिकेट डिप्लोमेसी बट द आउटकम वाज अनफेवरेबल, मतलब जो फेवर नहीं कर रहा था। और सब्टेल भी आपको मीनिंग क्लियर है, सूक्ष्म। और आउटकम जो था वो उसका अनप्रडिक्टेबल, पहले कभी सोचा ही नहीं था। तो जब नेगोशिएशन होते हैं तो वो हमारे या तो अगेंस्ट जाते हैं, फेवर में नहीं जाते। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया डेलीगेट और अनफेवरेबल। चलिए दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि सही स्कोर चल रहा है आपका। 6 क्वेश्चन पर आएगा दोस्तों, और ये आपकी स्क्रीन को ब्लैंक कर दिएगा। चलिए
सेंटेंस की अप्रोच को समझिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। ये मैं वर्ड दिखा देता हूँ, ये उत्सव ही लिखा हुआ है दोस्तों नीचे। फेस्टिव वैसे तो आपको मालूम ही है। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि टाइम मिल गया आपको काफ़ी। उम्मीद करते हैं कि सही आपने सोच भी लिया होगा। चलिए मैं देखते हैं तो स्पीकर्स वॉइस रेजोनेटेड, पहले तो रेजोनेटेड का मीनिंग देख लेते हैं। टू इवेक अ फीलिंग ऑफ शेयर्ड इमोशन, मतलब जब आप कुछ किसी के साथ अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं तो रेजोनेट होता है। क्लियर? ओके। अब हम अगर इन ऑप्शंस को देखें तो हमें एक तो नजर आ रहा है एटमोसफेयर और एक आ रही है वॉइस। दो शब्दों पे काम करना। पहली बात तो हमें फेस्टिव एटमोसफेयर मिलता नहीं कभी। फेस्टिव तो तभी होता है जब फेस्टिवल होते हैं दोस्तों। और फेस्टिवल यहाँ नहीं है। मतलब एक आदमी ने गाना गाया तो वो फेस्टिवल नहीं हो सकता दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया। फेस्टिवल तो एक इवेंट होता है। तो ये दो ऑप्शन तो क्लियर हो गए कि ये दो शब्द गलत हो गए। अब इन दोनों में से काम करना है मुझे, सोमवार और लाइवली। अब मैरीफ्लेस जो है मधुर है, उसने आवाज़ गाई फिर भी क्रिएटिंग अ सोमवार। सोमवार का मतलब खाली उदास नहीं है, मतलब एक तरह से ज़्यादा लोग उस पर जोश डांस नहीं कर रहे थे, इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। कैकोफोनस अभी आपने पढ़ा ही था, शोरगुल, हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल लगाया और लेकिन लाइवली हो गया। ये तो होता नहीं दोस्तों, बड़ा अजीब सा हो गया। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया दोस्तों हमारा। तो राइट आंसर हमारा, देखा मैंने कहा था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं आपके लिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगा देते हैं आपके लिए। प्रोज आपको मालूम ही है, हमने स्कूलों में कॉलेज में प्रोज पढ़े। मीनिंग सब दिया गया आपके सामने। पहले मैं सोच रहा था कि विदाउट मीनिंग चलता हूँ, फिर देन आई थॉट नहीं, अभी प्रैक्टिस चल रही है, ये सब काम मॉक में किए जाते हैं। चलिए डन है दोस्तों। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब राइटर्स प्रोज वाज करेक्टराइज्ड बाय इट्स स्टाइल एंड नरेटिव। अब हम ध्यान से देखने की अगर हम कोशिश करें तो हमें क्या मिल रहा है। एक तो पहले हम मीनिंग समझते हैं, वर्बोस हो गए विवरणात्मक और संक्षेप। मतलब वो जो था काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया गया था और नरेटिव छोटा था, तो ये एक ऑप्शन काफ़ी हद तक सही लगती है। ऑर्नेट जो था वो सजा धजा के बताया गया था। ऑर्नेट मतलब श्रृंगारी, जैसे हम कहते हैं ना ऑर्नेट करने की जरूरत है, श्रृंगार करने की जरूरत है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत लग रहा है दोस्तों। और एलोक्वेंट बाय इट्स एलोक्वेंट, एलोक्वेंट मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्लुएंट, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव, इम्प्रेसिव करना। और इंट्रिकेट नैरेटिव मतलब बहुत जटिल। तो एक तो ये ऑप्शन बहुत गलत जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है बी और एक आ रहा है सी। इन दो में से एक ऑप्शन है दोस्तों। स्पार्स का मतलब देखे तो छोटा हो गया और कन्वोलेटेड जटिल हो गया। मतलब वो छोटा था लेकिन वो बहुत जटिल था, कन्वोलेटेड नैरेटिव था। और वो वर्बोस बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया था। अब बढ़ा चढ़ा के ही बताया गया तो फिर छोटा कैसे हो गया दोस्तों। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये आंसर गलत हो गया दोस्तों। तो राइट आंसर ये हो गया दोस्तों आपका, स्पार्स और कन्वोलेटेड। आई होप कि मार्क्स सही आ रहे होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। ये आ गया दोस्तों आपका 8 नंबर क्वेश्चन और ये आपका लग गया टाइमर
चलिए guys। बस दोस्तों इसी ढंग से अगर आप पेपर करते हैं ना, पेपर बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अच्छा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट जरूर करिए कि इस तरह ही अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, जो भी है, जिससे थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है। लाइक जरूर कर लेना दोस्तों चैनल को, अगर आप पहली बार आए हैं तो शेयर कर देंगे तो बस थैंक यू रहे, आपके रहेगा हमेशा दोस्तों। चलो हो ही जाते, 5 सेकंड बचे। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब आर्टिस्ट की पेंटिंग्स की बात की गई है, क्रिएटिंग अ इफेक्ट की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। मेडली हमें क्लियर है, मिक्सचर है, मिशमैश तो आजकल म्यूजिक में भी चलता है, कंफ्यूज मिक्सचर, और कोलाज तो पता ही ना, कॉलेज में हम कोलाज बनाते थे, मतलब घर पे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि कॉलेज में बनाएंगे। कुछ घर की पिक्चर्स को मिक्स करके एक ही फ्रेम में लगा देना, दैट इज कॉल्ड कोलाज। सिम्फनी आपको क्लियर ही है, जो एक बहुत ज़्यादा मधुर सिम्फनी होती है, मतलब मधुर म्यूजिक होता है, मिक्सचर होता है, उसको सिम्फनी कहते हैं। चलिए, एक बैंड भी हुआ करता था सिम्फनी, अगर आपने गाने सुने हो कभी तो। ओके, आर्टिस्ट की पेंटिंग्स वर अ मेडले ऑफ कलर्स और मिशमैश, भाई कलर्स का मिशमैश भी था, और क्रिएटिंग अब वो मिशमैश था, लेकिन वो कैसा एक इफेक्ट डाल रहा था उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आर्टिस्ट की पेंटिंग जो है दुखी तो नहीं करेगी यार, इसका मतलब ये दो शब्द तो मुझे ना दुखी कर रहे हैं दोस्तों, आपको भी दुखी कर रहे होंगे। चलिए, हारमोनियस और सिमेट्रिकल हो गया। अब आप देखिए क्या करना चाहिए। आर्टिस्ट पेंटिंग्स वर a medley of colors creating a harmonious effect और symmetrical effect। अच्छा, ये मुझे लगता है यहाँ पर ए और एन दोनों आने चाहिए थे, मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ये मुझे लगता है टाइपिंग में रह गया है। क्रिएटिंग या ए या एन, चलो, मतलब अब ये ना सोचें कि भाई ए है तो सिमेट्रिकल होगा, एन होगा तो हारमोनियस होगा, मैंने जानबूझ के कंफ्यूज भी कर दिया आप। चलिए क्या करें, वो रह गया था एक्चुअली। क्रिएटिंग अ हारमोनियस इफेक्ट, क्या करें दोस्तों, मेडले या सिम्फनी सिमेट्रिकल। भाई सिमेट्रिकल का मीनिंग देखते हैं पहले, क्योंकि कंफ्यूजन कर रहा है। हैविंग टू पार्ट दैट आर एग्जैक्टली द सेम, तो भैया वो पेंटिंग जो थी वो पहले तो हमने कह दिया है कि वो सिम्फनी है भाई, और मेडले में कह रही है मिक्सचर और असॉर्टमेंट होती है, मतलब कलर को मिक्स करके बनाया, वो जो मॉडर्न आर्ट बनाते हैं ना दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया दोस्तों हमारा मेडले एंड हारमोनियस। चलिए, अभी ये देख प्रैक्टिस चल रही है, इसमें हम आपको डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ। चलिए गाइस, टाइमर लग गया है आपका गाइस, 9th क्वेश्चन आ गया है आपका एकदम। अब तो उम्मीद लगता है समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, कि एकदम पकड़ना है किस चीज़ को, जो जो कंजंक्शन है और रिजल्ट को पकड़ना, मतलब एक तो एंड के बाद वाली जो सेकंड वाला जो है, और उसमें जो वर्ड है उसको समझना है, बस दो ही चीज़ों पे काम करना होता है। अब सारी कहानी जो है इस प्लॉट की है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस चल रही है ना, अभी समझाना है हमें। एंड लिविंग द ऑडियंस इन सस्पेंस, अब सारी कहानी जो है इस सस्पेंस वर्ड के ऊपर घूम रही है दोस्तों, इसके ऊपर फोकस करेंगे ना, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया ना, कि भाई अब अगर हम कह रहे हैं कि वो सस्पेंस में घूम रही है, तो ये ट्रांसपेरेंट तो गलत हो गया, प्रेडिक्टेबल गलत हो गया, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जब सस्पेंस में है तो प्रेडिक्ट तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं आप। अब सस्पेंसफुल या कंफ्यूजन, देखो क्लियर हुआ ना कंसेप्ट। अब इसमें से देखते हैं, लेबरिंथाइन समझते हैं, लेबरिंथ होता है भूल भुलैया, अब वो उसी का एडजेक्टिव बना दिया लेबरिंथाइन। और स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब मूवी का जो प्लॉट था, मतलब जो स्टोरी थी, वाज बोथ
अब वो दोनों ही था, मतलब वो सस्पेंस वाला भी था और जो भी था वो भी वही वर्ड था, तो दोनों ही एक जैसे ही थे, क्योंकि उसने बोथ और एंड दिया है, वो आपको कंजंक्शन बताया था ना। तो एंड जो है वो सस्पेंस है, तो इससे पहले वाला भी तो सस्पेंस जैसा होगा, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्लियर हो? चलिए, तो छोटे छोटे शब्दों को समझना होता है, और यही समझ जाएंगे पेपर आसान हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको पहले इरेज कर देते हैं आपके लिए, ये आपका टाइमर लगा देते हैं। बेस्ट ऑफ लक है गाइस। अगर आपके 10 पे 10 आए तो दोस्तों बस आप मान के चलिए, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवाएंगे अभी आपको, कॉम्प्रीहेंशन की भी, पैराजम्बल की भी, एरर्स की भी। अब देखिए, इसमें मैं आपको हिंट देता हूँ आपको कहाँ ढूंढना है। एक तो ये रिस्पॉन्स शब्द को पकड़ेगा, दूसरा इसमें बिहेवियर को पकड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि करना क्या चाहिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। सो पहला तो हमें ये मिल गया बिहेवियर, और दूसरा मिल गया रिस्पॉन्स, मतलब विद एन रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। एक हमें शब्द मिल गया एंड, तो इसका मतलब ये पैशनेट नहीं हो सकता, ये ऑप्शन क्लियर हो गई, ये गलत हो गई। एंथुजियास्टिक, एपैथेटिक, इंडिफरेंट, तीनों मीनिंग देख लेते हैं, पहले हम रिजल्ट ही देखते हैं, मतलब सेकंड वाली ऑप्शन को देखते हैं। एंथुजियास्टिक उत्साही, एपैथेटिक उदास, इंडिफरेंट उदासीन। अब यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। उसका इसेंट्रिक मतलब अनौपचारिक, सन की भी कहते हैं। बिहेवियर वाज मेट विद एन उदासीन रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस, मतलब उसका जो बिहेवियर था वो सन की था, ठीक है। और उसका नॉर्मल बिहेवियर था, तो नॉर्मल था तो यार उदास क्यों हो गए वो? मैंने कहा ना, दो ऑप्शन तो एक ही बार में कट गए हैं, सेकंड और फोर्थ तो आपका एलिमिनेट हो चुका है। अब इन दो में से ऑप्शन है अबेरेंट और एंथुजियास्टिक। अब उसका जो बिहेवियर था वो थोड़ा अजीब सा था, वह और was met with an enthusiastic response from the audience। मतलब मान लीजिए कोई एक्टर जो है, ऑडियंस का मतलब तो समझ गए ना, ऑडियंस का मतलब वो कुछ नाटक कर रहा है, मतलब आप कहें कि वो कुछ शो कर रहा है, तभी ऑडियंस होगी वहाँ पर, ठीक है। अब वो एक्टर ही हो गया, कलाकार ही हो गया इसका मतलब। अब वो सन की बिहेवियर तो नहीं करेगा, तो राइट आंसर मिल गया दोस्तों मुझे। चलिए दोस्तों, अगर आपका स्कोर आया है 10 में से 10 दोस्तों, सो दोस्तों आपके लिए छोटी छोटी एक तरह से क्या कहेंगे हम, एक मिनट, मैं ड्रम बजाने की कोशिश कर रहा था। चलिए क्लियर करते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ड्रम बजवाएं, अभी अपने रिजल्ट का ड्रम बजवाएं, फिर शादी का ड्रम बजवाएं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए, और ये आपकी स्क्रीन क्लियर होगी, आपने हाफ जर्नी पूरी कर ली है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चन और अच्छे करके अपना स्कोर पक्का करेंगे। बस ये 40-45 दिन ना बस प्रैक्टिस करें दोस्तों, रेगुलर मिलेगी आपको प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस नहीं होगी ऐसे कुछ भी, मतलब एक एक मतलब उसके पीछे एक सिमेट्रिकल बिहेवियर रहेगा हमारा, एक अप्रोच रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या फोकस करना है वो हिंट जरूर दूंगा। एक तो देखो ये प्रोमिसेस पे काम करना, फिर एक बट पर काम करना, आप समझ रहे हो, यही दो चीज़ों पे काम करना दोस्तों, आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए guys, पूरा कर ही लेते हैं। वैसे पहले प्लान तो 30 सेकंड का किया था,
पर आप ऑप्शन भी पढ़ते हैं, मतलब मीनिंग ढूंढते हैं, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, चलेगा इस प्रोमिसेस हो गए, और लेकिन 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 सारी कहानी इस लेकिन की भी आ गई, प्रोमिसेस की भी आ गई। ग्रैंडियोस तो मतलब क्लियर हो गया, महान हो गया, और कंसिस्टेंट तो हमें पता है जो लगातार चलता रहता है। लॉफ्टी बहुत ऊंचे ऊंचे, लेकिन उसके जो एक्शन थे वो नॉट सुटेबल थे। यार ये अच्छा लग रहा है, आजकल हम अपने देश में भी देखते हैं। एम्बिशियस, पॉलिटिशियन प्रॉमिस और एम्बिशियस, और वो कॉन्ग्रुएंट भी थे, समरूप भी थे। लेकिन फिर बट नहीं आएगा तो यार ये तो गलत हो गया यार, बट तो नेगेटिव ले जाएगा यार। रियलिस्टिक थे और लॉजिकल और वेल ऑर्गेनाइज भी थे, यार ये भी गलत हो गया यार। अब हमारे पास दो ऑप्शन बची हैं, और वो कंसिस्टेंट भी थे, तो यार ये भी गलत हो गया यार। तो आंसर सारा ही मिल गया यार, हमें तो एक ही बार में मिल गया आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? बी दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ सही जा रहे हैं आप। चलिए दोस्तों, 12th आ गया। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आप अपना स्कोर भी कर पाएंगे, और ये आपका टाइमर। चलिए, अच्छा इसमें क्या ढूंढना है ये भी हेल्प करता हूँ मैं आपको। अच्छा, इसमें हम देखें तो एक तो ऑफरिंग कर रहे हैं हम, ठीक है दोस्तों, और वो डाइनिंग एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हैं, और सारी कहानी शेफ़ की है। आपके फ्रेंड ने खाना नहीं बनाया, शेफ़ ने बनाया, समझ रहे हैं? इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, और यही आपको हेल्प देगा। चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट। अब शेफ की जो कुजीन थी, कुजीन समझते हैं, मतलब डिश जो हुई, वाज ए फ्यूजन है, मिशमैश है, अमलगमेशन। अमलगमेशन तो यार अकाउंटिंग की टर्म है, हम इसको तो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि खाना बना है। कोलाज उसने ये तो है नहीं कि आलू टमाटर भिंडी को कोलाज करती है, ये तो देखो एक बार में क्लियर हो गया। अब दो ऑप्शन बचे हैं, मिशमैश, फ्यूजन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। डिलाइटफुल, ऑफरिंग ए डिलाइटफुल डाइनिंग एक्सपीरियंस, और ब्लैंड जो है ऑर्डिनरी नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। भाई अब शेफ ने कुजीन बनाई है तो यार अच्छी तो होगी ना, तो राइट आंसर मिल गया दोस्तों हमें। चलिए, तो हमारा ऑप्शन पहला हो गया दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपका स्कोर सही चल रहा होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर आ गए हैं, और स्क्रीन क्लियर हो गई है आपकी। और इस बार क्या हिंट है एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक तो प्रोटैगनिस्ट, उसका मीनिंग मैंने बताया हुआ, मेन कैरेक्टर इन द फिल्म या प्ले, नाटक, लीडिंग टू ए रेजोल्यूशन। ये दो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मतलब जब आप इन शब्दों को कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आप सचमुच में देखिए कि आप एक मूवी देख रहे हैं, प्ले देख रहे हैं, तो देखिएगा कि आपको एक रियल राइट अप्रोच मिलेगी। बस यही कंसिडर होता है। मैं जब भी कोई सेंटेंस लिखता हूँ, मैं उस सेंटेंस की मतलब वास्तविकता में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मुझे वो जो अब ये नावल है ना, मेरे सामने एक नावल ही आ गया। वैसे तो मैंने एमए इंग्लिश में बहुत सारे नावल पढ़े, अब बस वही एक नावल सामने आ गया दोस्तों, तो अप्रोच क्लियर हो गई। चलिए, करते हैं स्टार्ट, टाइम हो गया दोस्तों। चैलेंजेस लीडिंग टू ए रेजोल्यूशन। अब जो हीरो है, मान लेते हैं अपना अमिताभ जी, मान लेते हैं सलमान खान, मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, मूवी मान लेते हैं। अब अच्छा, नॉवल ही है, तो नॉवल का जो हमारा एक हीरो है, उसने फेस किए चैलेंजेस किए। अब वो जो थे वो इम्पॉसिबल थे, भयंकर थे, संभावना है, तो फिर चैलेंज जो होते हैं वो संभावना वाले नहीं होते, ये ऑप्शन तो कट गया। दूसरा, इंसरमाउंटेबल थे और भयंकर थे। यार भयंकर चैलेंजेस नहीं होते हैं, इम्पॉसिबल और पॉसिबल शब्द तो समझ में आता है मुझे, तो ये दो शब्द तो खत्म हो गए। अब इन दोनों में से एक दे दीजिए यार। अगर वो चैलेंज है तो फिर वो पार किया जा सकने वाला है, तो फिर वो चैलेंज कहाँ है दोस्तों? तो आंसर तो आप देख रहे हैं एक बार में मिल रहा है दोस्तों। चलिए भाई, यही अप्रोच धीरे धीरे आपको भी अडॉप्ट करनी है। मतलब कभी भी ये मत सोचिए कि मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ये 40-50 दिन ना थोड़ा सा चैलेंज लेके चले दोस्तों,
क्योंकि मैंने बताया ना पेपर जो है 70%, और आपके एक बार थॉट बनने लग जाएंगे ना, और ये धीरे धीरे बनेंगे, एक साथ नहीं बनेंगे दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, और ये आपकी स्क्रीन क्लियर हो गई है, और ये टाइमर लग गया दोस्तों। मैं आपको हिंट जरूर दूंगा। दैट एम फॉर, एक तो एम, ठीक है दोस्तों, इनोवेशन और एनवायरनमेंट। चलिए मीनिंग सबका देखिए, जिससे आपको वो गैप भी याद हो जाएगी। एक बार, दो बार, तीन बार सब देखिए घर पर, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें, क्योंकि फिर आपस में डिस्कस करने का मौका मिलेगा आपको। क्योंकि पढ़ाई ना हमेशा डिस्कस करके, शेयर करके पढ़ेंगे, जल्दी सॉल्व होती है दोस्तों। कुछ लोग सेल्फ स्टडी में ज़्यादा लगे रहते हैं, सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन दिन में आधा एक घंटा अपने किसी फ्रेंड के साथ ना उसी टॉपिक पर कुछ गुफ्तगू करिए, क्योंकि कुछ उसके व्यूज़ भी आएंगे। दो तीन फ्रेंड हैं तो अगर मिलने का टाइम नहीं है, व्हाट्सएप पे डिस्कस करें, यार ये आज एक वीडियो देखा है, इसमें ये वाला इशू क्वेश्चन बताना, ये वाला बताना। उससे क्या होता है दोस्तों कि हमें अपनी ना थॉट को मल्टीप्लाई करने का मौका मिलता है। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक है। द टेक्नोलॉजी कंपनी एम फॉर, अब उन्होंने एम क्या किया, मतलब लक्ष्य क्या किया इनोवेशन का, फोस्टरिंग आ एनवायरनमेंट। अब देखो एनवायरनमेंट जो इनोवेशन कर रही है कंपनी, कुछ नया लेके आ रही है, तो ये तो क्लियर है कि वो स्टेगनेंट एनवायरनमेंट तो नहीं लाएगी, मतलब स्थिर एनवायरनमेंट तो बिल्कुल भी नहीं लाएगी, ये तो क्लियर हो गया। अगर वो कुछ ऐसा कर रही है तो फिर वो स्टैटिक एनवायरनमेंट में लाएगी, वो तो अभी चल ही रहा था, फिर कंपनी को करने की क्या जरूरत थी कि जब एनवायरनमेंट स्टैटिक रखना है। तो दो ऑप्शन बनते हैं, या तो डायनामिक या चेंजिंग, इन दो में से ऑप्शन जाएगा। सो द टेक्नोलॉजी कंपनी एम फॉर रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल का मीनिंग देख लेते हैं, वेरी ग्रेट या कंप्लीट इनोवेशन। और दूसरा देखते हैं हम एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी का ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज और परिवर्तनशील, और परिवर्तनशील एनवायरनमेंट या डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब आप इन दो शब्दों पे काम करिए, क्योंकि पहली ऑप्शन दोनों की क्लियर है, बी और डी की। या तो डायनेमिक एनवायरनमेंट चाहिए कंपनी को, या परिवर्तन वाला एनवायरनमेंट चाहिए। अब कार आई तो ये डायनेमिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो राइट आंसर दोस्तों हमारा डायनेमिक ही जाएगा दोस्तों। तो हमारा आंसर क्लियर हो गया, 14th का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करिए, एक दिन में नहीं हो जाएगा दोस्तों। अगर एक दिन में होना होता तो सभी लोग एक दिन में ही पास हो जाते। थोड़ा फोकस फोकस और बढ़ाइए, शब्दों के अंदर के मीनिंग को समझिए, उसको सिर्फ आंखों से मत देखिए। जैसे आपने टीम पढ़ा तो एकदम टीम सामने आ जानी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट की टीम है तो ये सचिन और विराट वाली टीम नहीं है, एक ऑफिस की टीम है जो किसी प्रोजेक्ट पे काम करे। कोलैबोरेशन मतलब एक दूसरी कंपनी के साथ उन्होंने कोलैबोरेट कर लिए, एकदम वो पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। चलिए चलिए दोस्तों, मैंने आपको दो शब्द बताए, एक तो कोलैबोरेशन पर काम करना था और रिजल्टिंग हो रहा था इन अ प्रोजेक्ट पर। अब इस पे हमें काम करना था दोस्तों, तो क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले मुझे वो कहता है कि जो टीम का कोलैबोरेशन था वो सीमलेस था, कंटिन्यूस था, लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो असंगत था, ये टुकड़ेदार था, और ये जो था ये संगत संगत था, मतलब अच्छा था। तो इसका ना दो शब्द तो मेरे गलत जा रहे हैं, जो मतलब मेरे प्रोजेक्ट को ही खराब कर रहे हैं। क्लियर हुआ। और हमेशा हम पहली सोच जो है पॉजिटिव रखते हैं। तो एक तो मुझे दोस्तों ये डिसजॉइंटेड वाली ऑप्शन गलत करनी पड़ेगी, और एक ये फ्रेगमेंटेड वाली गलत करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, कोहेसिव, कोहेसिव और डिसऑर्गेनाइज और हारमोनियस। अब कोलैबोरेशन जो था वो डिसऑर्गेनाइज था, अरे भाई वो डिसऑर्गेनाइज था तो हारमोनियस तो आएगा ही नहीं, तो आंसर तो क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये हो गया कोहेसिव और कोहेसिव। चलिए गाइस करते हैं स्टार्ट।
नेक्स्ट पर आते हैं। एक्चुअली मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा बन जाए, मैं ये भी चाहता हूँ कि आपको टाइम भी आपका कम हो और अप्रोच भी ज़्यादा क्लियर हो। चलिए दोस्तों, अच्छा इसमें क्या कंसिडर करना है वो आपको क्लियर कर देता हूँ। भाई एक तो कॉमेडियन देख लेना यार, एक ऑडियंस, मतलब एकदम शो में चले जाना, कपिल शर्मा के शो में, वही सोच बनाना। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर होएगा आपको। उस सिचुएशन को फील करो उस सेंटेंस के अंदर। कहते हैं ना शब्द बोलते हैं, तो ये शब्द बोल रहे हैं, ऐसा आप फील करिए दोस्तों। द कमेडियन जोक्स वर बोथ। चलिए अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी टाइम है आपके पास। करें क्लियर करें दोस्तों। आपकी वोकैब भी इम्प्रूव हो रही है और आपको एक अप्रोच मिल रही है। चलिए दोस्तों, ये आपका टाइम स्टार्ट करते हैं। कॉमेडियन के जोक्स जो थे बहुत के साथ फिर एंड आ गया है, तो जो कुछ जहाँ होगा वैसे ही वहाँ होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया। अब क्या करें भाई, एक तरफ जो है वो जा रहा है अम्यूजिंग और एक तरफ आ रहा है सीरियस, तो ये तो मुझे लग रहा है यार ये गड़बड़ तो हो गई यार। eliciting laughter फ्रॉम द ऑडियंस। ठीक है दोस्तों, और विटी जो होता है वो क्लेवर से रिलेटेड होता है, और ये जोक्स जो होते हैं वो क्लेवर नहीं होते यार। कोई क्वेश्चन थोड़ी ना था मैथमेटिक्स का। चलिए, दो ऑप्शन तो गलत हो गई हैं। हिलेरियस मजाक से रिलेटेड है और ह्यूमरस भी मजाक से रिलेटेड है, ये तो जोक्स से ऊपर काम करते हैं दो शब्द। या तो हिलेरियस काम करेगा दोस्तों, ह्यूमरस काम करेगा। अब ये दो शब्द तो मुझे क्लियर हो गए कि यार ये कुछ हंसी मजाक की बात तो कर रहे हैं। अब इलिसिट होता है टू मैनेज टू गेट इन्फॉर्मेशन, किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना, तो ये डैट इज को इलिसिटिंग, तो हंसी निकले लोगों की। अब वो क्या हुआ था, द कॉमेडियन जोक्स वर बोथ हिलेरियस एंड ग्रेव। ग्रेव मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस, मतलब आदमी दुख ही मनाने बैठ जाए। और कॉजिंग सैडनेस और पिटी, एक तरह से किसी पे दया आना। तो इन दोनों में से कौन सा एक शब्द काम कर रहा है दोस्तों? जो काम कर रहा है उस पर टिक कर दो यार। किस पे, बी या डी पे? चलिए डी पे कर देते हैं, राइट आंसर डी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर आते हैं। अभी उम्मीद कर रहा हूँ कि स्कोर सही चल रहे हैं दोस्तों आपके। चलिए पहले अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और फिर इसको कर देते हैं और फिर इसको साफ कर देते हैं। चलिए, अब कौन से वर्ड पर जाना है? अब हम यहाँ देखें, एक तो साइंटिस्ट हैं भाई, साइंटिस्ट दिमाग में ले आना। अभी वो चंद्रयान गया था ना, ऐसा ही कुछ सोचना है एकदम। यील्डिंग होता है एक तरह से कुछ मतलब प्रोड्यूस करने वाला। चलिए, और एक्सपेरिमेंट किए हैं, ध्यान रखना। और एक्सपेरिमेंट कई बार हमारे फेल भी होते हैं, कई बार पास भी होते हैं। ये ऐसी कुछ चीज़ें ना आपके एकदम माइंड में आ जानी चाहिए, उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग आ जाना चाहिए, वो सिचुएशन एकदम फील हो जानी चाहिए आपको। चलिए गाइस, अब भाई साइंटिस्ट ने कंडक्ट किए हैं एक्सपेरिमेंट, यील्डिंग रिजल्ट भी आ गया। तो पहले शब्द, पहले वर्ड्स को देखते हैं भाई। एक तो इनोवेटिव किए, बहुत बढ़िया वाले किए उन्होंने, और रिजल्ट जो था वो एम्बिगुअस था, डाउटफुल था। सही लग रहा है मुझे तो यार काफ़ी हद तक। अब वो कन्वेंशनल थे यार, साइंटिस्ट कन्वेंशनल पे काम नहीं करते, वो तो मॉडर्निटी पे काम करते हैं यार। ये तो मुझे डाउट दे दिया इसमें। द साइंटिस्ट कंडक्टेड रूटीन, रूटीन एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं वो, बार बार कुछ नया करते हैं। कोई रूटीन काम थोड़ी ना करते हैं, रोज वही काम थोड़ी ना करते हैं। तो ये गलत हो गया दोस्तों। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो ए है या सी है। हर बार दो ही ऑप्शन बचेंगे दोस्तों। ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट करें कि भाई चांद को वहाँ भेजना है, हमें दूसरे प्लेनेट पे भेजना है। और यील्डिंग
इनकन्क्लूसिव रिजल्ट, और अभी जो रिजल्ट आए वो इनकन्क्लूसिव, उसको एकदम कंक्लूड नहीं किया जा सकता। और दूसरा, बड़े ही वो एम्बिगुअस हैं, अस्पष्ट हैं। अब एक्सपेरिमेंट हुए हैं तो हर बार एक्सपेरिमेंट हो ही रहे हैं, तो इन दो में से कौन सी अप्रोच आपको ज़्यादा बेटर लग रही है दोस्तों? मुझे भी वही लग रहा है दोस्तों, यही मैं भी सोच रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो राइट आंसर आपका भी यही है, मेरे भी यही है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। बस 3 क्वेश्चन और बचे दोस्तों। देखते हैं आज आप में से कौन क्या कहते हैं, धमाका करता है अपने लिए। चलिए ये टाइमर लगा दे पहले आपके लिए। अच्छा, इसमें किस पे जाना है ये भी आपको सब क्लियर करते हैं। भाई प्रोफेसर, एक तो एकदम कॉलेज वाले क्लासरूम में घुस जाना, वहाँ प्रोफेसर के लेक्चर जो हैं, ठीक है ना, और अंडरस्टैंडिंग। अब ये कॉलेज वाले हैं, प्रोफेसर वाले हैं, मतलब समझ गए ना, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन लेवल चल रहा है, प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है, कोई ट्यूशन नहीं चल रही है। उसने टीचर नहीं लिखा, उसने प्रोफेसर लिखा है, ध्यान रखना। हो सकता है पीएचडी की क्लास चल रही है। चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं। सो सबसे पहले तो देखते हैं कुछ हिंदी में कुछ समझ में आ गया हमें। भाई मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है भाई, स्टूडेंट को इंट्रिकेट अंडरस्टैंडिंग हो, जटिल अंडरस्टैंडिंग में, ऐसा तो यार कोई टीचर प्रोफेसर नहीं पढ़ाना चाहता है। अगर वो है प्रोफेसर टीचर तो अलग, नहीं है तो अलग बात है, लेकिन वैसे कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसे डिटेल्ड और बेसिक। यार अब प्रोफेसर की क्लास में आप बेसिक थोड़ा ना सीखने जा रहे हो यार। तो आप टॉपिक को गहरा समझने जा रहे हो, तो बेसिक तो नहीं सीखोगे यार, ये तो क्लियर हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव और सुपरफिशियल और एग्जॉस्टिव प्रोफाउंड 2 शब्द हैं। कॉम्प्रिहेंसिव उसने कहा समग्र, मतलब कंप्लीट, और सुपरफिशियल हम पहले भी पढ़ चुके हैं वर्ड, और एग्जॉस्टिव बहुत विस्तृत, बहुत गहरा, और प्रोफाउंड भी गहरा। तो ये तो क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब अगर हम इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों, बी। चलिए उम्मीद करते हैं कि 2 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, आंसर आपके बिल्कुल सही आ रहे होंगे गाइस। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सपीडिशन क्या कहेंगे दोस्तों? अब अगर इसमें मैं ये कहूं कि आपको कौन कौन से वर्ड पर फोकस करना है तो वो देखते हैं दोस्तों। माउंटेन क्लाइंबर्स फेस्ड कंडीशंस रिजल्टिंग इन एक्सपीडिशन। अब एक्सपीडिशन जो है वो दोस्तों एक लंबी जर्नी हो गई स्पेशल पर्पस की, और माउंटेन क्लाइंबर्स फेस्ड, अब देखो सारी कहानी इस फेस वर्ड की है दोस्तों। अच्छा मैंने टाइमर नहीं लगाया, टाइमर लगा देते हैं। अभी वो टीचिंग वाला एप्टीट्यूड आ रहा था, मैंने चलो प्रैक्टिस तो होती रहेगी साथ साथ। चलिए, माउंटेन क्लाइंबर्स फेस्ड कंडीशन रिजल्टिंग इन एक्सपीडिशन। अब माउंटेन क्लाइंबर जिन्होंने फेस किया कंडीशन को, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, और रिजल्टिंग इन एक्सपीडिशन। चलिए आपका टाइमर स्टार्ट हो गया दोस्तों, एक एक वर्ड को देखते जाइए, आपको आंसर आसान सा मिल जाएगा। चलिए गाइस, काफी टाइम पहले भी मिल गया था तो स्टार्ट ही करते हैं सब। अब देखिए उसने कहा है कि क्लाइंबर ने फेस किया, अब जो कंडीशन होंगी वो फेवरेबल तो नहीं हो सकती दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया। अगर वो फेवरेबल हो तो फिर वो फेस नहीं करते, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ट्रेचरस जो विश्वासघाती है, मतलब हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और पहाड़ ने हमें धोखा दे दिया। चैलेंजिंग ये हो सकता है यार, और डिफिकल्ट भी हो सकता है, काफी अच्छे लग रहे हैं ऑप्शन तो। अब जो हमारी यात्रा थी, फेस डिफिकल्ट कंडीशन रिजल्टिंग इन ए स्मूथ एक्सपीडिशन। अब सारी कहानी यात्रा की है।
हमने इस चीज़ों को सामना किया जब हम पहाड़ पर चढ़ रहे थे, माउंटेनियर्स भी कहते हैं इन्हें। तो हमारी जो यात्रा थी वो सक्सेसफुल थी या हमारे पास एफर्टलेस थी? एफर्टलेस तो नहीं होगी दोस्तों। अब इतने पहाड़ इतने हमने झेले हैं तो एफर्टलेस तो नहीं होगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम स्मूथ पे जाएं या सक्सेसफुल पे जाएं। मैंने कहा ना, हमेशा दो ऑप्शन आपको बहुत ट्रिकी मिलेंगे दोस्तों। चलिए, क्या लगता है दोस्तों, सफलतापूर्वक आपकी यात्रा रही या स्मूथ रही? स्मूथ तो बिल्कुल नहीं रही यार, इतनी आपने समस्याएं झेली। तो फाइनली परेशानियों को झेलते हुए आपकी यात्रा सफल रही दोस्तों। तो राइट आंसर है दोस्तों ए। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आ गया। उम्मीद करते हैं कि अंत भला तो सब भला, एक छोटी सी कहावत है दोस्तों। टाइमर अभी लग गया है, पहले क्वेश्चन चेंज कर देते हैं और अब टाइमर लगा देते हैं। चलिए दोस्तों, और ये लग गया टाइमर आपको। अच्छा, इसमें किस क्वेश्चन किस वर्ड को कंसिडर करना है वो जरूर देखेंगे दोस्तों। भाई एक तो इसमें आपको देखना है ऑथर, भाई ऑथर की राइटिंग है, आप नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और दूसरा देखना है नैरेटिव। ये दो वर्ड पे आप फोकस करिएगा, आपका आंसर एक बार में सही आएगा। अब टाइमर रह गया है, टाइमर लगा देते हैं। चलिए दोस्तों, इस पर टाइमर थोड़ा कम मिलेगा आपको। चलिए गाइस, 15-20 सेकंड हो रहे हैं, ऑलरेडी आपको 10-15 सेकंड मिल गए हैं। बस इसी तरह के सेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल रहे हैं। शेयर कर दोगे तो आपस में डिस्कस हो जाएगा आपका अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए गाइस, टाइम खत्म करते हैं, आपके लिए रोकते हैं यहाँ पर। चलिए, और जिस आंसर को देखते हैं। अब वो कहता है ना, ऑथर की राइटिंग जो होती है वो बोथ और एंड, एक तो हमें कंजंक्शन मिल गया दोस्तों। अब हम इन मीनिंग को देखते हैं। विविड जो हो गया वो चमकीला हो गया, ग्लोसी भी कह देते हैं कई बार हम। अब ऑथर की राइटिंग तो बहुत चमकीली थी, ये तो यार राइटिंग नहीं है, ये तो कुछ कपड़ा सा लग रहा है, ये तो गलत हो गया दोस्तों। इवोकेटिव का मतलब है समथिंग गुड और इंटरेस्टिंग बिकॉज इट प्रोड्यूसेस प्लीजेंट मेमोरीज, कुछ ऐसा जो आपको पुरानी यादें दिलाए। क्रिएटिंग अ लाइवली नैरेटिव, भाई राइटिंग ऐसी थी। और डल थी, अच्छा राइटिंग डल थी और नैरेटिव एक्सप्रेसिव था। यार ये बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। और कलरफुल थी, यार ये कलरफुल राइटिंग तो मैंने कभी नहीं सुनी। चलिए दोस्तों, ये क्या हुआ दोस्तों, सारे ऑप्शन ही गलत हो गए, एक ही ऑप्शन बचा ये तो। चलिए, ये तो एक बार में सही हो गया हमारा आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर आपके 20 आउट ऑफ 20 आए हैं दोस्तों, तो आपके लिए ड्रम बजता है दोस्तों। देखता हूँ, ड्रम बज जाना चाहिए। ये ड्रम बज गया दोस्तों आपके लिए। चलिए दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही सेशन के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और फेसबुक से हमारे चैनल इनके सब पे डिस्क्रिप्शन है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और हमारे दोस्तों एक ऐप है CET, जो आप प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हैं दोस्तों। उसमें आपको वोकैब के बहुत सेशन मिलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। और आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर भेजिएगा उसको दोस्तों। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट।